अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम सुबह 6 बजे 20 बड़ी खबरें लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जहां आज का शो थोड़ा ख़ास है क्योंकि आज मैं सिर्फ आप लोगों के सामने खबरें रखने नहीं आया हूँ बल्कि आप लोगों से जुड़ने भी आया हूँ। दोस्तों, हम अक्सर यहाँ आपके लिए बड़ी से बड़ी खबर लाते हैं, लेकिन इस बार हम आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के हमें बताएं कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। आपकी पसंदीदा खबर सबसे ज्यादा इन खबरों में कौन सी रही? आप किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चिंतित हैं? और नजर डालते हैं आज की सबसे धमाकेदार हेडलाइंस पर, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है कि हिजबुल्लाह के पलटवार से कांपा इजराइल। जी हां दोस्तों, लेबनान के हवाई क्षेत्र में इजरायली ड्रोन गिराया गया है। वहीं आप दूसरी हेडलाइन देख सकते हैं कि दमिश्क में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के 2 बड़े नेताओं को शहीद कर दिया गया है। वहीं आप तीसरी हेडलाइन देख सकते हैं कि रियो डी जेनेरो में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली। और शुरू करते हैं पहली खबर से, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने लेबनानी हवाई क्षेत्र में इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। हिजबुल्लाह के एयर डिफेंस यूनिट ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की जब उन्होंने लेबनान की फजा में उड़ते हुए इजरायली ड्रोन को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह की यह यूनिट मुख्य रूप से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भर करती है, जिनकी ड्रोन और फाइटर जेट्स के खिलाफ असरदारी सीमित होती है। वहीं आप दूसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चीनी हैकर्स ने अमेरिका पर किया साइबर हमला। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हैकर्स ने कई अमेरिकी टेलीकॉम कंपनियों, जिनमें टी मोबाइल भी शामिल है, उसको निशाना बनाया। इस साइबर हमले का मकसद अमेरिकी सरकार और सियासी महकमों से संवेदनशील डेटा चुराना बताया जा रहा है। वहीं आप तीसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ग्रीस और इजराइल के बीच 2.11 अरब डॉलर का डिफेंस सिस्टम समझौता हुआ है। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक ग्रीस और इजराइल के बीच 2 अरब डॉलर के डिफेंस सिस्टम पर बातचीत कर रहे हैं। नाटो सहयोगी और ऐतिहासिक दुश्मन तुर्की के साथ प्रतिस्पर्धा के चलते ग्रीस अपनी मिलिट्री ताकत में बड़ा निवेश करना चाहता है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर खास तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों, रूस ने ऑस्ट्रेलिया के फ्यूल सप्लाई की रोक लगाई है। रूस ने आज ऑस्ट्रेलिया के फ्यूल सप्लाई सस्पेंड करने का ऐलान किया है। यह फैसला तब आया है जब ऑस्ट्रिया एनर्जी कंपनी ने रूस की फर्म को पेमेंट रोकने की बात कही ताकि 241 मिलियन डॉलर का आर्बिट्रेशन अवार्ड वसूल किया जा सके। गैस की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं आप पांचवी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ईरान का एयरलाइंस को सख्त अलर्ट। ईरान ने एयरलाइंस को चेतावनी दी है कि वे देश के पश्चिमी से पूर्वी हिस्सों के कई अहम इलाकों से बचकर उड़ान भरे। मकामी मीडिया के मुताबिक इस तरह की चेतावनी देना ईरान के लिए एक असामान्य कदम माना जा रहा है और कोई बड़ी सुगबगाहट भी दोस्तों इस अलर्ट को लेकर के देखी जा सकती है। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यूक्रेन की जंग खत्म करने की ख्वाहिश सामने आई है। लगभग 2 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि वो अगले साल कूटनीतिक रास्तों से रूस के साथ जंग को खत्म करना चाहते हैं। वहीं आप सातवीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरानी वजीर दिफा का तारीखी दौरा। जी हां, आज ईरानी वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरजादे दमिश्क सीरिया पहुंच गए हैं। इस अहम और तारीखी दौरे में नासिरजादे सीरिया के आला हुकाम से मुलाकात करेंगे, जिसमें सदर बशर अल असद भी शामिल हैं। मुलाकातों का मकसद 2 मुल्कों के बीच दिफाई ताउन को बढ़ाना है और मिडल ईस्ट में मौजूदा हालात पर अहम गुफ्तगू करना भी शामिल है।
इस दौरे को काफी अहमियत दी जा रही है क्योंकि ये ऐसे वक्त पर हो रहा है जब मिडल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है और ईरान सीरिया ताउन से इलाकाई सियासत में नई तब्दीलियां देखी जा सकती हैं। वहीं आप आठवीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर खास तौर पर देख सकते हैं दोस्तों। शी जिनपिंग ने पेरू में 3.6 अरब डॉलर का चयन कर मैकपोर्ट तैयार किया है। चीनी सदर ने शी जिनपिंग ने आज साउथ अमेरिकी मुल्क पेरू में एक मेगा पोर्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन तकरीबन 3.6 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट के चलते बनाया गया, जिसका मकसद साउथ अमेरिका और एशिया के दरमियान तिजारत को बढ़ावा देना शामिल है। वहीं आप नौवीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनूबी लेबनान में उरी निसानोविट्स की मौत, आज इजरायली मीडिया ने इस बात की तस्दीक। वहीं आप 10वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर खास तौर पर देख सकते हैं। इजरायली सदर ने जान के खतरे के चलते रद्द किया अजरबैजान का दौरा। अजरी अवाम से नाराजगी और मुमकिन कातिलाना हमले की आशंका, इजराइल के सदर ने अजरबैजान का अहम दौरा ऐन मौके पर रद्द कर दिया। सूत्रों के मुताबिक यह फैसला उस वक्त लिया गया जब खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी कि अजरी अवाम की नाराजगी बढ़ रही है और सदर की जान को खतरा हो सकता है। रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया है कि अजरबैजान के कई हिस्सों में इजराइल की नीतियों के खिलाफ सख्त गुस्सा देखा जा रहा है, खासकर फलस्तीनी पर अहम हमलों के बाद। अजरी अवाम का गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि इजरायली सदर के दौरे को उनकी जान के लिए खतरा माना गया और यह नेतन्याहू की पुरानी नीति है। पर कुछ लोग कुर्दुगुल भी हैं, वही अजरबैजान बना हुआ। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमन की मिसाइल की काबिलियत देखकर अमेरिका ने हैरानी जताई है। एक्सियोस के एक इवेंट में बोलते हुए पेंटागन के चीफ वेपन्स खरीदार बिला लोप्लांटे ने कहा है कि यमन की अंसारुल्लाह ने हाल ही में जो मिसाइलें और हथियार दिखाए हैं दुनिया को, वो चौंकाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक इंजीनियर और फिजिस्ट हूं और अपनी पूरी करियर में मैंने मिसाइल सिस्टम पर काम किया है, लेकिन जो मैंने यमन की ताकत में देखा है वे अभूतपूर्व है। लॉप्लांटे ने मजाक में कहा कि अगर पेंटागन को इतनी उन्नत मिसाइलें चाहिए तो वे सीधे तौर पर तेहरान में ऑर्डर दे सकते हैं। यह बयान तब आया है जब यमन की अंसारुल्लाह और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग के क्षेत्रीय संतुलन को हिला करके रख दिया गया है और पेंटागन को अपनी मौजूदा मिसाइल क्षमताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया गया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। वहीं आप 12वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमन के डर से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स वापस हो गए हैं दोस्तों। जी हां, नेशनल इंटरेस्ट मैगजीन की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने अपने महंगे और संवेदनशील एयरक्राफ्ट कैरियर्स को वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। यह फैसला एक कदम उठाया गया है जब यमन की अंसारुल्लाह ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए अमेरिकी जहाजों को सीधे चुनौती दी। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यमन के हमलों का डर और उनकी आधुनिक मिसाइल प्रणाली ने पेंटागन को यह समझने पर मजबूर कर दिया है कि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स यमन की मिसाइलों के निशाने पर हैं और इन्हें बचाना अब बहुत मुश्किल होगा। इसलिए विश्लेषकों का माने तो उन्होंने अमेरिकी नौसेना के लिए यह कदम रणनीतिक तौर पर एक बड़ी शिकस्त करार दिया है, क्योंकि महंगे और बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स जिन्हें अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति का प्रतीक मानता था, उसकी हवा तो यमन ने खास तौर पर निकाल दी। अब यमन जैसे छोटे देश के खतरे से घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं सुपर पावर अमेरिका जैसे लोग। तो वहीं आप 13वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फलस्तीनी अथॉरिटी ने अमेरिका को ठहराया है जिम्मेदार। जी हां, फलस्तीनी अथॉरिटी ने अमेरिका को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि इजरायली फौज और शेल्टर्स के बढ़ते आतंकवादी हमलों का हिसाब अमेरिका को देना होगा। हाल ही में नाब्लुस के करीब बैत फुरीक में हुए हमले के बाद फलस्तीनी प्रवक्ता नबील अबू रुडेने ने इस बेतहाशा हिंसा की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इजरायली शेल्टर्स फिलिस्तीनी खेतों को आग लगा रहे हैं
और गजा तथा वेस्ट बैंक की रिफ्यूजी कैंपों में हिंसा भड़का रहे। अब रुडेने ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को चाहिए कि वे महज बेअसर बयानबाजी से आगे बढ़कर फौरन कोई ठोस कदम उठाए और इस बेगुनाह खून खराबे को रोकने की कोशिश करें। उन्होंने वॉशिंगटन पर सीधा इल्जाम लगाते हुए कहा कि इजराइल की तरफ से होने वाले अपराध और आतंकवाद को बढ़ावा देने में अमेरिका की फौजी, माली और सियासी मदद का बड़ा हाथ है और उसी के दम पर यह सारी चीजों को अंजाम देता हुआ इजराइल दिखाई दे रहा है। फिलिस्तीनी प्रवक्ता ने आगाह किया कि इजरायली पॉलिसियों के खतरनाक नतीजों की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका को उठानी पड़ेगी। उन्होंने फिलिस्तीनी अवाम की मजबूती और उनके हक की हिफाजत को दोहराते हुए कहा कि फिलिस्तीनी अपने कब्जाशुदा इलाकों पर मुकामात और हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे, वो पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं हैं। वहीं आप 14वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शिराज एयरपोर्ट से तुर्की एयरलाइंस की उड़ानें दोबारा शुरू कर दी गई हैं। तनाव के बाद इसे रोकने का काम जो है वो किया गया था। फार्स एयरपोर्ट्स के जनरल मैनेजर फखरुद्दीन केशवरज ने ऐलान किया कि तुर्की एयरलाइंस की उड़ानें जो कुछ समय के लिए निलंबित थी, अब शहीद दस्तगीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिराज से दोबारा शुरू हो गई है। इरना रिपोर्ट में दिए गए इंटरव्यू में केशवराज ने बताया कि इस एयरलाइंस की पहली उड़ान शनिवार 16 नवंबर को सुबह 9:20 पर शिराज एयरपोर्ट पर पहुंची और 10:20 पर इस्तांबुल के एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। उन्होंने बताया कि यह शेड्यूल हफ्ते के 6 दिन इसी समय पर जारी रहेगा। केशवराज ने आगे बताया कि 1 दिसंबर से तुर्की उड़ानों के आने और जाने का समय बदलकर क्रमशः 9:50 और 10:50 सुबह के समय पर कर दिया गया था। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के चलते तुर्की एयरलाइंस समेत कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित कर दी थी, जिन्हें अब फिर से बहाल कर दिया गया है। वहीं आप 15वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमास ने गजा में फायरबंदी के लिए शर्तें रखी हैं। इजराइल को सख्त चेतावनी दे डाली है। हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन बासिम नईम ने गजा पट्टी में फायरबंदी के लिए अपनी शर्तों को साफ किया है कि शुक्रवार को एएफपी न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में नईम ने कहा कि हमास गजा में फायरबंदी समझौते के लिए तैयार है, लेकिन ये शर्तें इजराइल इसे पूरी तरह से माने। इजराइल की एक शर्त नहीं मानी जाएगी। नईम ने अमेरिकी राष्ट्रपति इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से अपील की कि वे इजरायली निजाम पर दबाव डालें ताकि गजा पर जारी जंग और हमले रोके जा सके, जिससे फिलिस्तीनी अवाम की तकलीफों में कमी आए। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हमास ने मध्यस्थों को सूचित किया कि वे किसी भी ऐसे प्रस्ताव के हक में हैं जिसे गजा से मिलिट्री की वापसी हो, बेघर लोगों की वापसी संभव हो, कैदियों की अदला बदली का मुआहदा हो, इंसानी इमदाद की एंट्री हो और इलाके की पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो, जिसकी जानकारी लगातार लोगों के सामने आई है। दोस्तों, वहीं आप 16वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप के चुनावी जीत में मुस्लिम वोट अहम, लेकिन मुस्लिम समुदाय नए कैबिनेट चयन से नाराज दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी मुस्लिम जिन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के गजा जंग के इजराइल को समर्थन देने के खिलाफ रिपब्लिकन राष्ट्रपति इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया था, अब उनके कैबिनेट चयन से गहरी नाराजगी भी जता रहे हैं। फिलाडेल्फिया के निवेशक रबीउल चौधरी, जिन्होंने एमडेन हैरिस कैंपेन की अगुवाई की और मुस्लिम फॉर ट्रंप की सह स्थापना की, उन्होंने कहा कि ट्रंप की 2024 की जीत हमारी वजह से हुई है, लेकिन उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और अन्य चुनाव ने इसे अहम खुशी नहीं है। रॉयटर्स ने शनिवार को खासतौर पर रिपोर्ट में कहा कि अमेरिकी स्ट्रेटेजिस्ट का मानना है कि मुस्लिम समुदाय के समर्थन में मिशिगन जैसे स्विंग स्टेट्स में ट्रंप की जीत में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि ट्रंप ने रिपब्लिकन सीनेटर मार्को रूबियो को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चुना, जो तेल अवीव के सशक्त समर्थक माने जाते हैं। रूबियो ने पहले गजा में फायरबंदी का विरोध किया था और कहा था कि इजरायली निजाम को हमास के हर तत्व को खत्म करना चाहिए।
इसके अलावा इजराइल के लिए अमेरिकी राजदूत के रूप में माइक हकबी का भी चयन किया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय में नाखुशी का कारण बना हुआ है। हकबी जो ऑर्क्सिस के पूर्व गवर्नर और प्रो ज़ायनिस्ट कंजर्वेटिव हैं, उन्होंने वेस्ट बैंक के इजरायली द्वारा कब्जा करने का खुलकर समर्थन किया और फिलिस्तीन में 2 राज्य समाधान को अव्यावहारिक करार दिया है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं आप 17वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल का बड़ा नुकसान, 100 से अधिक सैनिक मारे गए हैं, 1000 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं, 43 मार्कवा टैंक तबाह कर दिए गए हैं, 2 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं, 8 मिलिट्री बुलडोजर नष्ट कर दिए गए हैं, 2 हमर गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं, वहीं 2 अन्य बख्तरबंद वाहन को भी तबाह किया गया है। वहीं 4 हर्मेस 450 ड्रोन मार गिराए हैं, वहीं 2 हर्मेस 900 ड्रोन भी मार गिराने का ऐलान जो है हिजबुल्लाह द्वारा कर दिया गया है। और यकीनन हिजबुल्लाह ने बड़ा नुकसान तो इजरायली फौज को पहुंचाना शुरू किया है। वहीं आप 18वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रियो डी जेनेरो की सड़कों पर गूंजा फिलिस्तीन के समर्थन का नारा। शनिवार को रियो डी जेनेरो के मशहूर कोपाकबाना बीच पर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में मार्च किया। यह मार्च भारी बारिश के बावजूद शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, जिसमें भारी सुरक्षा तैनात की गई। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडे और बैनर उठाए हुए थे, जिसमें ब्राजील और इजराइल के संबंध खत्म करने और गजा तथा लेबनान में इजराइल की जनसंहार मुहिम के लिए मिलिट्री फंडिंग रोकने की मांग की गई थी। कई प्रदर्शनकारियों ने अरबी कूफिया पहनी हुई थी और वे वामपंथी संगठनों के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन और अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की मांग करते हुए दिखाई दिए। वहीं आप 19वीं खबर भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। कनाडा में फिलिस्तीनी समर्थक कार्यकर्ताओं पर पुलिस की ज्यादती भरा हमला जारी है। कनाडा फिलिस्तीन एसोसिएशन के वैंकूवर पुलिस द्वारा फिलिस्तीनी समर्थक कार्यकर्ता समीदून नेटवर्क की डायरेक्टर शार्लेट कैट्स के खिलाफ ज्यादा ताकत के इस्तेमाल की सख्त मजम्मत की गई है। हाल ही में समीदून नेटवर्क को कनाडा और अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीम के तौर पर ब्लैकलिस्ट किया था। कैट्स को इससे पहले मई में नफरत भरे भाषण के इल्जाम में भी गिरफ्तार किया गया था। उनकी रिहाई की शर्तें ये थीं कि वे 8 अक्टूबर तक किसी भी प्रोटेस्ट, रैली या जलसे में हिस्सा नहीं लेंगी। ये पाबंदी उनकी फिलिस्तीनियों के हक में इजराइल की मुखालफत करने और 26 अप्रैल की रैली में जिंदाबाद 7 अक्टूबर का नारा लगाने के बाद लगाई गई थी। हालांकि 14 नवंबर को वैंकूवर पुलिस ने नफरत अपराध जांच के तहत एक सर्च वारंट जारी करते हुए उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया है और उनके विक्टोरिया ड्राइव स्थित घर की तलाशी भी ली जा रही है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। और ये उस कनाडा में हो रहा है जिनके बारे में ये कहा जाता था कि भैया जस्टिन ट्रूडो सबसे शरीफ और भोला आदमी है। वहीं आप 20वीं खबर और आखिरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस्लामी जिहाद के 2 बड़े नेताओं को शहीद कर दिया गया है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने ऐलान किया है कि पिछले गुरुवार को सीरियाई दारुल हुकूमत दमिश्क पर हुए इजरायली हमले में उनके 2 अहम क़ियादत शहीद हो गए हैं। सियासी ब्यूरो के चीफ अब्दुल अजीज सईद अल मिनावी अबू सईद और अरब ताल्लुकात अधिकारी रस्मी अबू ईसा, जिनको अबू इस्सम के नाम से जाना जाता था, उनके कई साथी जाबाजों के साथ इजरायली जालिमाना हमले में कत्ल कर दिए गए। यह हमला दमिश्क के सिविल दफ्तरों और अपार्टमेंट्स पर किया गया है। शहीदों की लाशें शनिवार सुबह बरामद की गई। पीआईजी ने बयान में कहा कि हम अपने शहीद कायदीन और मुजाहिदीन पर फख्र करते हैं और दुश्मन की मक्कारी और जुर्म हमें और मजबूत और अज़्म से भरा बनाएगी। जब तक कि हम दुश्मन के मकसदों को नाकाम नहीं करते थे, अपने वतन से कब्जा खत्म नहीं करते थे, हम भी इस जंग में शामिल होकर इस्राइल पर बड़े हमले करते हुए दिखाई देंगे, जिसका ऐलान खुल करके कर दिया गया है।